3 दिसंबर 1984। ये वो समय था जब भोपाल में यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री में रात के करीब 1 बजे एक जहरीली गैस लीक हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ ही देर के अंदर लगभग 3000 लोगों की मौत हो जाती है और 5 लाख से भी ज्यादा लोग उस गैस से अफेक्ट हो जाते हैं। एक पीढ़ी के बाद अब हम दूसरी पीढ़ी भी देख रहे हैं कि कैसे कार्बाइड और डाउ केमिकल के जहर उनके अंदर मौजूद है। और रातों रात वो भोपाल का इलाका खंडर में तब्दील हो जाता है, जहाँ पे देखो लाशें पड़ी हुई थी। ये दिन हमारे पूरे देश के लिए, स्पेशली भोपाल के उन लोगों के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। और ये जो कुछ भी हुआ उसके बदले में कंपनी हमारी गवर्नमेंट को 45 करोड़ यानी $470 मिलियन देकर इस पूरे मैटर को खत्म कर देती है। और उसी वक्त एक लड़के ने ठान लिया था कि वो इन फॉरेन कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और इन सभी फॉरेन कंपनियों को भारत देश से बाहर निकालेंगे। और वो लड़का कोई नहीं बल्कि राजीव दीक्षित थे। जब तक वो जिंदा थे लिटरली उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, फिर चाहे उस समय के प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये थोड़े दिन पहले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में गए थे और इनको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। जिन्होंने अपने व्याख्यान की शुरुआत ही यहाँ से की कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने भारत में आकर अपनी सरकार बनाई। हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने भारत में आकर शिक्षा व्यवस्था दी। हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने भारत में आकर न्याय व्यवस्था स्थापित की। और ऐसा ही वो 40 मिनट बोलते हैं। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए एक पत्र लिखा और मैंने उनसे कहा कि हमें बड़ी शर्म आती है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं जो भारत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और उनके इसी सच बोलने के नेचर की वजह से उन्होंने कई कंपनीज और पावरफुल पोजीशन वाले लोगों से दुश्मनी मोल ले ली थी। और हमेशा की तरह एक जगह से दूसरी जगह वो अपने कैंपेन चला रहे होते हैं, सब कुछ सही जा रहा होता है। लेकिन अचानक 30 नवंबर 2010 को एक न्यूज आती है कि राजीव दीक्षित की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। लेकिन पूरे देश भर में लोगों का मानना था कि उनको जहर देकर मारा गया है और उनकी हत्या हुई है। और ज्यादातर लोग इसमें स्वामी रामदेव पर आरोप लगाते हैं कि वो उनके मर्डर में मिले हुए हैं। लेकिन जब स्वामी रामदेव को इसके बारे में पूछा जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में वो कुछ ऐसा कहते हैं। अब कोई भी आदमी मर जाए और ये कहते कि उसका मर्डर हो गया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। राजीव दीक्षित, उसको हार्ट अटैक हुआ, वो हार्ट अटैक से बेचारा मर गया। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जब मैंने स्वामी रामदेव के बारे में रिसर्च किया तो सच्चाई कोसों दूर थी और उसी सच्चाई को दफना दिया गया। दैट्स व्हाई आज भी राजीव दीक्षित, उनकी लाइफ और डेथ एक मिस्ट्री बन चुकी है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं द लाइफ स्टोरी ऑफ द लेजेंड राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 में यूपी के अलीगढ़ जिले में हुआ। और वो बचपन से ही ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो हर चीज साइंस की हेल्प से समझते हैं। बचपन से ही साइंस में इतना लगाव होने के कारण उन्होंने अपनी आगे की स्टडीज भी साइंस से ही कंप्लीट की। उसके बाद वो इलाहाबाद से बीटेक कंप्लीट करते हैं और IIT कानपुर से एमटेक कंप्लीट करके आगे की स्टडी वो फ्रांस से करते हैं। और राजीव दीक्षित बताते हैं कि जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट ने उन्हें करोड़ों रुपए का ऑफर दिया था ताकि वो जर्मनी में रहकर जर्मनी के लिए काम करे। स्वीकार किया गया है, लेकिन वो उस ऑफर को रिजेक्ट कर इंडिया में वापस आते हैं और CSIR रिसर्च इंस्टीट्यूट में सर अब्दुल कलाम के साथ 2.5 साल तक किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सर अब्दुल कलाम और राजीव दीक्षित जी को अपनी रिसर्च रोकनी पड़ती है। खैर वो एक साइड हमारे देश के लिए कुछ कर रहे होते हैं, तभी एक ऐसा समय आता है जो भारत देश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और वो समय था 3 दिसंबर 1984 की वो रात में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। उस रात करीबन 2-2:30 बजे का टाइम था और मेरे मियाँ बाहर निकले और वो क्यों निकले मुझे नहीं मालूम। बहुत तेज सर्दी थी। जब वो बाहर से अंदर गए और मुझसे कहा कि हाजरा उठना, किसी ने मिर्ची जला दी। जब मैंने अपना रजाई से मुंह खोला, मेरे मियाँ को असर हुआ, वो खत्म हो गए। मेरा बेटा, जब मैंने उसकी शादी करी 26 साल की आयु में, तो उसके यहाँ बेटी विकलांग पैदा हुई। ये सब हो जाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट उस कंपनी को सजा देने की बजाय सजा में मिलता है एक सरकारी प्लेन VIP सर्विस के साथ, शैंपेन और कैवियर के साथ अपने घर वापसी की शाही सवारी। और उसी मोमेंट करोड़ों लोगों में से एक इंसान राजीव दीक्षित जी ने ठान लिया था कि वो इस देश में से हर वो चीज बाहर निकालेंगे जो अंग्रेजों ने हमारे देश में लाई थी। वैसे थोड़ा मूर्ख तो मैं भी हूँ, भोपाल वालों को अकेले नहीं छोड़ पाऊंगा। मैं जानता हूँ कि अकेले में कुछ खास उखाड़ भी नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ। वो इन फॉरेन कंपनी और अंग्रेजी संस्कृति के सख्त खिलाफ थे, चाहे वो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो या फिर एलोपैथी ट्रीटमेंट हो या फिर प्रोडक्ट जैसे कि दारू, बियर, कॉस्मेटिक क्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों को हमारे देश से बाहर निकालना चाहते थे। और इसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए वो अपनी इंजीनियरिंग की चलती जॉब छोड़कर 1992 में वो आजादी बचाओ आंदोलन के नाम से एक कैंपेन चलाते हैं। मैं इलाहाबाद से आया हूं, मेरा नाम राजीव दीक्षित है। पिछले कुछ वर्षों से मैं
भारतीय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूं। उस आंदोलन का नाम है आज़ादी बचाओ आंदोलन। पेशे से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर रहा और एक रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, लेकिन सन 1992 में अपना सारा काम छोड़कर, अपने कैरियर को छोड़कर, अपने सारे धंधे को छोड़कर राष्ट्र को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के एक आंदोलन में मैं लग गया। देश में जगह जगह जाकर लोगों को डाटा और प्रूफ्स के बेसिस पर अवेयरनेस फैलाने लगते हैं और सालों की संघर्ष के बाद एक ऐसा समय आता है जब राजीव दीक्षित जी की फॉलोइंग करोड़ों में हो जाती है। और इतनी मैसिव फॉलोइंग उस टाइम पर थी जब इंटरनेट भी नहीं था और ये समय राजीव दीक्षित जी की लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट समय चल रहा होता है। इसी समय राजीव दीक्षित जी पूरे देश भर में क्रांति ला रहे थे। वही उस समय कोई और भी था जो लोगों में अवेयरनेस फैला रहा था और वो इंसान और कोई नहीं, स्वामी रामदेव थे। स्वामी रामदेव ने उसी टाइम के आसपास पतंजलि नाम की एक कंपनी स्टार्ट की थी जिसको हर कोई यार अच्छे से जानता है। स्वामी रामदेव दावा करते थे कि उनके सभी प्रोडक्ट्स नेचुरल है और आयुर्वेदिक बेस पर है। लीवर के लिए तो एलोपैथी में तो कोई दवाई नहीं है, ये अचूक औषधि है। हमने ये लिवामृत बनाया है, जबरदस्त है, ये जबरदस्त, अद्भुत। और एक साइड योगा, प्राणायाम और योगा की टीचिंग को प्रमोट किया करते थे जिसकी वजह से इनडायरेक्टली पतंजलि के प्रोडक्ट्स बिकते थे। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि स्वामी रामदेव को पता था कि राजीव दीक्षित जितनी फॉलोइंग किसी के भी नहीं है, एटलीस्ट जिसको यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। स्वामी रामदेव ने सोचा होगा कि राजीव दीक्षित के साथ मिलकर कुछ करेंगे तो उनकी एक पॉजिटिव इमेज बनेगी ही बनेगी, उनका बिजनेस भी ग्रो होगा। और उसके लिए स्वामी रामदेव ने एक जीनियस स्टेप लिया। साल था 1999 जब स्वामी रामदेव और राजीव दीक्षित पहली बार मिले थे और उसके ठीक 10 साल बाद 2009 में इन दोनों ने मिलकर एक मूवमेंट इंट्रोड्यूस किया। भारत देश में एक अभियान शुरू हुआ है, उसका नाम है भारत स्वाभिमान। इस अभियान के अध्यक्ष हैं परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी और इसका राष्ट्रीय सचिव का दायित्व परम पूजनीय स्वामी जी ने मुझे दिया हुआ है 5 जनवरी 2009 से। और फिर स्टार्ट होता है 2010। लेकिन अब तक ये किसी को भी नहीं पता था कि राजीव दीक्षित जी कुछ ही महीनों में इस दुनिया से जाने वाले हैं। हमेशा की तरह राजीव दीक्षित देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं, लेकिन वो 29 नवंबर 2010 को चंडीगढ़ के दुर्ग जिले में आते हैं और दुर्ग जिले में एक तहसील का नाम है बेमत्रा। वहाँ वो दिन के करीब 2 बजे अपनी स्पीच को खत्म करते हैं और दूसरी जगह यानी तहसील भिलाई जाने के लिए वो खुद और एक आदमी उनके साथ था जिसका नाम था दयासागर, वो दोनों एक कार में बैठते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और रास्ते में ही राजीव दीक्षित जी को कार में पसीने आने लगते हैं और अचानक से उनकी हेल्थ खराब होने पर दयासागर ने पूछा कि आपको ऐसा क्या हो रहा है। इसके उत्तर में राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, मुझे लगता है कि मेरे सीने में गैस चढ़ी है, अगर मैं टॉयलेट जाऊंगा तो शायद मुझे कुछ आराम मिल जाएगा। तो फिर वो कार को रुकवाते हैं और पास की टॉयलेट में जाते हैं। राजीव जी को गए काफी देर हो जाती है। दयासागर के बार बार आवाज देने पर भी राजीव जी का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो दयासागर वहाँ खुद जाते हैं और क्या देखते हैं कि राजीव दीक्षित जी बेहोश पड़े हुए हैं। फिर उन्हें तुरंत पासी के दुर्ग के आश्रम में ले जाया गया और उन पर पानी वगैरह छिड़का गया तो उनको होश आया। दयासागर और वहाँ के सभी लोगों ने राजीव जी को अस्पताल जाने के लिए कहा, लेकिन लास्ट टाइम तक वो अपनी बात पर अड़े रहे कि किसी होम्योपैथी डॉक्टर को ही दिखाएंगे। इन होम्योपैथी डॉक्टर के इलाज करने पर भी उन्हें आराम न मिलने पर पास के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने दूसरे अस्पताल जाने के लिए कहा क्योंकि ये केस कुछ ज्यादा ही सीरियस था। उसके बाद कैसे भी करके राजीव दीक्षित जी को अपोलो BSR हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां करीब रात के 1 से 2 बजे के बीच में 30 नवंबर 2010 को उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये मर चुका है, इज ऑलरेडी डेड डॉक्टर। और ये कहा गया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। उसके बाद उनकी बॉडी को पतंजलि योगपीठ ले जाया गया और जब वहाँ उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी तो पतंजलि योगपीठ के कुछ लोगों ने ये नोटिस किया कि उनका चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ चुका है। और ऐसा तभी होता है जब किसी को जहर दिया जाता है। और जब वहाँ के लोगों ने स्वामी रामदेव से ये पूछा, क्वेश्चन उनके सामने रखा कि उनकी बॉडी नीली क्यों हुई, तो उसके रिस्पॉन्स में स्वामी रामदेव सबको इग्नोर कर रहे थे। और ये सब एक तरफ चल रहा होता है और दूसरी तरफ स्वामी रामदेव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक जर्नलिस्ट 2007 से स्वामी रामदेव के बारे में रिसर्च कर रही थी जो कि 2017 में स्वामी रामदेव का भांडा फोड़ने वाली है। खैर, अभी ये समय था जहाँ पर पतंजलि योगपीठ पे राजीव दीक्षित जी की डेड बॉडी को रखा गया था और स्वामी रामदेव से कई लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि राजीव दीक्षित जी का पोस्टमार्टम कराया जाए। और उनका चेहरा नीला पड़ा हुआ है तो क्यों पड़ा हुआ है, जबकि स्वामी रामदेव उनका पोस्टमार्टम करने के लिए मना कर रहे थे।
थे क्योंकि सब लोगों को शक था कि उन्हें जहर देकर मारा गया है। आप जरा इस क्लिप को देखो। मैंने स्वामी जी से जो बात की वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये सत्य है, मुझे इस बात को बोलने के लिए कोई डर नहीं लगता और मैं किसी चीज से डरता नहीं हूँ, समझ गए? और मैं किसी बड़ी ताकत से भी नहीं डरता, छोटी से भी नहीं डरता, उससे बड़ी ताकत से भी नहीं डरता। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जब हम लोग वहां पे पहुंचेंगे हम लोग बॉडी की हालत देखेंगे और उस वक्त जाकर ही हम लोग तय करेंगे कि क्या चीज है। अगर जहर दिया है तो राजू भाई की बॉडी नीली होंगी, जामुनी होंगी। मैं आपको क्लिप दिखाना चाहूंगा, मेरे पास में क्लिप्स है। राजू भाई की बॉडी पूरी तरह से नीली थी जब हम लोग वहां पे पहुंचे, जामुनी थी। बात हुई तो वहां पे जो 50 लोग उपस्थित थे उस वक्त, तो सब लोगों ने चर्चा की कि मैंने सब लोगों से ये कहा कि मुझे लगता है कि ये हत्या है और इसको ये कुछ साजिश हुई है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे रात के, तो हम लोग अभी तो स्वामी जी से नहीं मिल सकते कि इनकी पोस्टमार्टम होनी चाहिए। तो हम लोगों ने उनके एग्जीक्यूटिव बॉडीज के नंबर्स लिए और उन सबको अपने अपने नाम से मैसेज किया कि पूजनीय स्वामी जी, हम सब लोग जो आपको मैसेज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे शंका समाधान के लिए और देश के शंका समाधान के लिए हम आपके सब इसका पोस्टमार्टम हो जाए और सारा खुलासा हो जाए, ये हम लोग चाहते हैं और ये देश के हित में है। नहीं तो आपके ऊपर भी कल उंगलियां उठेंगी। ये मैसेज सब हम लोगों ने सेंड किए, 50 लोगों ने रात को। और हम लोगों ने एक लेटर बनाया कि उसके ऊपर भी यही मैटर लिखा कि पूजनीय स्वामी जी, हम चाहते हैं कि पोस्टमार्टम हो जाए देश के लिए। ये देश की धरोहर थे राजू भाई, और उनके साथ में ऐसा हो सकता है कि स्वाभिमान के डर से कोई पार्टियों ने उनको मारा होगा, जो हमारे आंदोलन के कुछ लोग विरोध में चले गए थे उन्होंने मारा होगा, या आंदोलन के प्लस पार्टियों ने मारा होगा, ऐसा भी हो सकता है। और अगर स्वाभाविक मौत है तो हम उस पोस्टमार्टम का स्वागत करेंगे, अगर नहीं है तो ये सारी चीज खुलासा हो जाएंगी। दूसरे दिन सुबह 1 तारीख की सुबह को हम लोग पहुंचे स्वामी जी के पास में, और 5:30 बजे जब पहुंचे तो किसी सिक्योरिटी ने हम लोगों को मिलने नहीं दिया। तो हम लोगों ने कहा कि ये लेटर, मैंने कहा कि ये लेटर हम लोग स्वामी जी को देना चाहते हैं। ये वास्तविकता मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैंने वो लेटर जो है उस सिक्योरिटी को दिया और मैंने कहा कि देखो मेरे पास इसकी जेरॉक्स तो नहीं, मैं आपके ऊपर विश्वास रख के आपको देता हूं कि ये 50 लोगों ने स्वामी जी के पास में लेटर दिया है। बोले, उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम लोग नहीं दे सकते। मैंने ठीक है कि हम लोग जब तक स्वामी जी नहीं मिलते हम इसी यहाँ पर बैठे रहेंगे, इसी जमीन पर, और अगर नहीं आएंगे तो हम लोग सिर्फ नारे लगाने के बाकी रहेंगे। ये बात आप स्वामी जी को जाके बता देना, मेरी बात। तो वो पहुंचा और उनकी कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने कुछ डिसाइड किया और हम लोगों को 7:30 बजे ऊपर बुलाया और हम लोगों ने जो बात की उन लोगों से, मतलब स्वामी जी से जो बात की, तो स्वामी जी ने कहा कि देखो मदन, मैंने अपने सारे पॉइंट्स रखे। मैंने ये क्वेश्चन उनके सामने रखा कि उनकी बॉडी नीली क्यों हुई। तो वो कहते हैं कि हमने बॉडी जब किसी एरोप्लेन में लाई जाती है तो उस वक्त 2 दिन के लिए रखना है या 1 दिन के लिए रखना है, तो उस वक्त उनको इंजेक्शन दिया है, तो उसके कारण वो बॉडी नीली हो गई। तो मैंने उनके सामने एक प्रश्न रखा कि क्या मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं, तो क्या बॉडी जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है, मर जाता है, उसका ब्लड फ्लो नहीं होता है बॉडी में, तो वो इंजेक्शन ने कैसा, उसकी मेडिसिन कैसे गई। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पंपिंग किया। पंपिंग अगर कितनी भी ताकत से अगर किया जाए ना तो भी वो पूरे वेन्स में नहीं जाता। तो मैंने जब उनसे एक बात कही तो मुझे सीधा से ये मिला कि पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है और नहीं करना चाहिए, और इस बात को मैंने उनका विरोध किया। हम सारे 10 लोगों ने विरोध किया और हम लोगों ने आखिरी तक उनसे कहा कि स्वामी जी, मैंने आखिरी में जाते वक्त भी उनसे कहा कि मैं स्वामी जी, मैं आपसे इससे ये नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ। एक फेज से दूसरे फेज तक जब तक जाने के लिए 20 मिनट लगते हैं पैदल, हमको क्रॉस करके कार में बैठकर स्वामी जी चले गए। उस वक्त जो है जल्दी जल्दी नहलाकर राजू भाई की बॉडी ले जाई गई और वो जला दी गई। और ये सब देखने के बाद आपके मन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे, क्यों बाबा रामदेव ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, लोगों के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी वो क्यों मना कर रहे थे। वेल, इसका आंसर आपको 2017 में मिलेगा। Today we have with us the author of the book, Priyanka Pathak Narain, who is a freelance journalist, has worked with Mint and have been tracking Baba Ramdev since 2007. और उसके ठीक 10 साल बाद 2017 में एक बुक पब्लिश होती है बाय द नेम ऑफ गॉडमैन टू टाइकॉन, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव। और इन 10 सालों में स्वामी रामदेव के ऐसे ऐसे काले चिट्टे हाथ लगे जिन्हें आज तक स्वामी रामदेव छुपाते आ रहे थे। देन गेस व्हाट, क्या हुआ होगा। इस बुक के पब्लिश होने के 1 महीने के अंदर अंदर स्वामी रामदेव कोर्ट में अपील करते हैं कि इस बुक को बैन कर दो। What is there in your book which could get it banned? So this book is a product of 10 years of watching Baba Ramdev's life. I've done over 50 interviews, looked at hundreds of documents, ROC documents, RTIs, public sources,
जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो आई वॉज शॉक। वो इस बुक में बताती है कि यशदेव शास्त्री जो पतंजलि योगपीठ का एक मेंबर था, वो अक्सर स्वामी रामदेव को कहता था कि राजीव दीक्षित जी को ज्यादा टीवी पर ना दिखाया जाए, वरना लोग तुम्हें छोड़कर राजीव दीक्षित को फॉलो करने लग जाएंगे। क्योंकि वो समय था जब राजीव दीक्षित जी की इन्फ्लुएंस और उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा थी। यशदेव शास्त्री और स्वामी रामदेव का भाई और दोनों राजीव दीक्षित जी से बहुत चिढ़ते थे। पतंजलि योगपीठ के जितने भी लोग राजीव दीक्षित जी से चिढ़ते थे, उन लोगों ने धीरे धीरे ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए और सब एक होने लगे। और ये बात है 2009 की, और ठीक उसके एक साल बाद ही राजीव दीक्षित जी की डेथ हो जाती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उनका मर्डर हो जाता है। राजीव दीक्षित जी की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी या फिर जहर देने की वजह से, असली सच तो भगवान को ही पता है कि क्या हुआ था उस टाइम। बट एक बात तो श्योर है कि उस टाइम उनके साथ कुछ तो गलत हुआ था। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक इंसान जिसने कई कंपनियों से और कई पावरफुल लोगों से दुश्मनी मोल ले रखी हो और सडनली उस इंसान की डेथ हो जाए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताओ।